brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. सरकार नियम तय कर सकती है, सरकार दिशा निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन उन्हें मानना या ना मानना यह हमारे ऊपर होता है। मुहर्रम को लेकर के योगी सरकार ने सख्त गाइडलाइन बनाई, लेकिन एटा में कुछ भाईजान ने अपनी मनमर्जी की, जिसका नतीजा ये कि ताजिया हाई टेंशन तारों से टकरा गया और भाईजान को मौत वाला करंट लग गया। लेकिन इसका ठीकरा प्रशासन पर ही फोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट जरा देखिए। आगे वाले हिस्से से करंट लगा था, आगे वाले जो भी थे वो एकदम से नीचे सारे नीचे झुक गए, पीछे वाले उस हिसाब से पूरे सब गिर गए, वो तो करंट से। और कुछ बत्ती वालों ने लापरवाही करी है। वो ताजिया 11,000 की लेन से टच हुआ है। सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। मुहर्रम से पहले योगी ने ताजिया की ऊंचाई को लेकर साफ दिशा निर्देश जारी किए थे। मुहर्रम वाले रोज उन्होंने नियमों के मद्देनजर त्योहार मनाने की चेतावनी जारी कर दी। जिन्हें समझ आ गया वो शांति से जुलूस निकालकर घर लौट गए, और जिन्हें समझ नहीं आया वो अल्लाह को प्यारे हो गए। योगी सरकार की गाइडलाइन साफ थी, ताजिया की हाइट 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद एटा में कुछ भाईजान ने नियमों को दरकिनार कर जुलूस निकाला, जिसका हश्र ये हुआ कि एटा में जुलूस निकालने के दौरान ताजिया हाई टेंशन तारों से टकरा गया। ताजिया के टकराते ही करंट दौड़ पड़ा, जिसकी चपेट में 4 लोग आ गए। इनमें एक की मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। ये वही ताजिया है जो बिजली की हाई टेंशन तारों से टकराया था। हादसे का कारण बना, लेकिन जुलूस में शामिल भाईजान सारा ठीकरा प्रशासन और बिजली विभाग पर फोड़ रहे हैं। लाइट की लापरवाह होने पर लाइट से ताजिया करंट लग गया। ताजिया की ऊंचाई नहीं थी इतनी, वो 2.2 फुट उसमें कम भी कर दिया है। उसमें फिर 11,000 की जो लाइन थी वो लग गया। हमारा पूरा ताजिया जो सरकार की गाइडलाइंस थी उनके मुताबिक था। ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी गलती है। भाईजान लाख गाइडलाइंस के मुताबिक ताजिया की हाइट होने की दुहाई क्यों न दे ले, लेकिन तस्वीरों को देखकर लग रहा है ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा थी। सामान्य तौर पर एक मंजिल की छत की ऊंचाई 10 से 11 फीट होती है, लेकिन देखिए इस मकान की छत से दोगुनी हाइट का ताजिया दिखाई दे रहा है। इससे ताजिए की ऊंचाई को लेकर मियां भाई के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल योगी फोर्स इस हादसे की जांच पड़ताल में जुटी है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसमें पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई की जा रही है, और जिसमें अन्य जो वैधानिक कार्रवाई होगी। एटा की तरह ही मध्य प्रदेश के रतलाम में भी ताजिए के हाई टेंशन तार से टकराने के चलते 3 लोगों की जान चली गई। यहां भी ज्यादा ऊंचाई के चलते ताजिया हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और ताजिया पकड़े लोग करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। सब जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यहाँ भी मियां भाई अपनी गलती मानने के बजाय प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। करंट लगा, अचानक से नीचे बैठ गया। वो बड़ी मालूम ही नहीं पड़ा हमें कैसे क्या हुआ। ना तो वहाँ पे पुलिस थी, पुलिस वहाँ पे होना था, तो इसके अलावा गांव के जो भी लाइनमैन थे वगैरह वगैरह जो भी, ये वहाँ थे ही नहीं मौके पे। रतलाम हो या एटा, वही हो गया जिसका डर था। न ताजिया की ऊंचाई ज्यादा रखी होती, न ही वो बिजली की तारों पे अटकता। योगी लगातार 2 सालों से मुहर्रम के जुलूस के दौरान नियमों का ध्यान रखने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन जिन भाईजान को ये समझ नहीं आया वो अब पछता रहे हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में हादसे के कारण की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसी मियां भाई की जान ना जाए से बचने के लिए यूपी सरकार ने ताजिए की ऊंचाई फिक्स कर दी। कई और नियम कायदे बना गए ताकि त्योहार में कोई हंगामा ना हो, लेकिन दूसरे राज्यों में मियां भाई के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं थी। लिहाजा मातम के इस पर्व को मियां भाई ने अराजकता और हुड़दंग का समारोह बना दिया। मुहर्रम के इस जुलूस में मध्य प्रदेश से बिहार तक हंगामा हुआ, खूब लाठी डंडे चले। मुहर्रम पर महायुद्ध, मुहर्रम के नाम पर सड़क पर अराजक गैंग, मुहर्रम पर हाथापाई, मारपीट,
सड़क पर हुड़दंग। मातम के नाम पर सार्वजनिक जगहों पर खुलेआम उत्पात। इंदौर, शाजापुर, शिवपुर, भागलपुर, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक मुहर्रम पर मातम के नाम पर अराजकता का खेल दिख, तलवारें लहराई, जमकर लश्कर, खून बहाया, मियां भाई ने ही मियां भाई को पीट दिया, पत्थर बरस रहे। पुलिस बुलाया ना आप लोग बताइए कहां है शांति से ना जहां हमारा वही जरा हम बाहर है ठीक हो। लठ भांजे जा रहे, बवाली एक दूसरे का सिर फोड़ रहे। बीच सड़क पर लठमार युद्ध की ये तस्वीर बिहार के शिवहर की, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान मियां भाई से भिड़ गए। दोनों गुटों ने लठ से एक दूसरे पर हमला बोल दिया, जमकर मारपीट हुई। विवाद की शुरुआत दूसरे ताजिया जुलूस को पास देने को लेकर हुआ, जहां मंसूरी अखाड़ा और इस्लामिया अखाड़ा के लोग आपस में उलझ गए। इसके बाद पूरा इलाका करीब 1 घंटे तक रण का मैदान बना रहा। हम लोग अखाड़ा का क्रॉसिंग होता है गुप्ता मेडिकल के पास, हम लोग अनुमति लेकर ही क्रॉस करते हैं, चाहे उसको क्रॉस करना है तो हमसे अनुमति लेकर क्रॉस करेंगे। तो हम लोगों ने अनुमति लेकर अपना अखाड़ा क्रॉस किया। उसी क्रम में उन लोगों ने हमारे अखाड़े नौजवानों पर डंडा पहना चलाना स्टार्ट कर दिया। पास देने का एक शेड्यूल है, नियम है, उसके तहत पास दिया जाता है और पास देने के लिए वो हमेशा अक्सर झमेला करते हैं। वही हुआ है यहाँ। पास देते समय में वो लाठी उठी चलाए हैं, बच्चे लोगों को लगाया, फिर भी हम लोग बहुत कंट्रोल किए। पत्थरबाजी उन लोगों की तरफ से हुआ है। तलवार, परसा, लठ, धारदार हथियार के साथ धार्मिक नारे के ये वीडियो भी बिहार का ही, जहां भागलपुर के पिरपैंती रेलवे स्टेशन पर अचानक 50 से ज्यादा भाईजान धारदार हथियार और लठ लेकर पहुंच गए, धार्मिक नारे लगाने लगे। अचानक रेलवे स्टेशन पर धारदार हथियार के साथ मियां भाई को देखकर यात्री डर गए। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। मुहर्रम जुलूस के दौरान दहशत तो मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी फैल गई, जब अचानक कुछ लोग दूसरे गुट पर लाठियां बरसाने लगे। यहाँ मुहर्रम जुलूस पर किसी दूसरे धर्म के लोगों ने न तो हमला किया, न ही रोकने की कोशिश की, बल्कि मियां भाई ही मियां भाई को पीट रहे। स्टंट दिखाने को लेकर जुलूस में शामिल दो गुटों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो नौबत मारने मरने तक पहुंच गए। बवाल तो मध्य प्रदेश के इंदौर में भी हुआ, जहां भाईजान अचानक सड़क पर हुड़दंग मचाने लगे। धक्का देने को लेकर एक ही समुदाय के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। हंगामा बवाल के बाद अफरा तफरी मच गई, पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। एमपी हो या फिर बिहार, मुहर्रम पर पुलिस हाई अलर्ट पर, ताकि जुलूस के नाम पर मियां भाई के हुड़दंग को कंट्रोल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावे मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आज कोर्ट में पेशी के दौरान सभी आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब तक करीब 79,85,493 रुपए बरामद किए गए। लेकिन साधु संत यहां तक कि श्रद्धालुओं की मांग है कि रामदान की लूट करने वालों से एक एक पाई का हिसाब हो। चढ़ावे के पैसे से बनाई गई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। हम तो इंतजार में हैं कि एफआईआर कब होगा और एफआईआर के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा।
बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 25 जून को एफआईआर हुई, जिसके बाद रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में आज सबसे बड़ा अपडेट ये आया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि एफआईआर में इन दोनों का नाम नहीं था, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जिन 8 आरोपियों के एफआईआर में नाम है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, क्या उनसे चढ़ावे की वसूली होगी? क्या रामदान की लूट करने वालों की संपत्तियां जब्त होंगी? क्या चढ़ावा चोरों की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से रौंदा जाएगा? क्योंकि राम भक्तों की आस्था के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया गया है, जिस तरह राम मंदिर चढ़ावे के पैसे पर डाका डाला गया है, उससे न सिर्फ राम भक्त बल्कि अयोध्या समेत देश के तमाम साधु संतों में आक्रोश है, गुस्सा है। तभी तो साधु संतों की सीएम योगी से मांग है कि किसी भी आरोपी को बख्शा न जाए, सबका हिसाब बुलडोजर से किया जाए। जगत में प्रसिद्ध है राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। तो राम नाम के लूट की जगह राम दाम की लूट है, लूट सके सो लूट। ऐसा वहां पर अफरा तफरी मचा हुआ था और काफी समय पहले से ये हो रहा था। बात तो अभी जाकर खुली है, इसलिए कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी रिकवरी तो पूरी होनी चाहिए, उसके ऊपर सरचार्ज भी लगाना चाहिए। लेकिन सरकार से हम लोगों की मांग है कि इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करते हुए जितना भी संपदा इन्होंने बनाया है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र से, उसको रिकवर किया जाए और इनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम करते आए हैं। योगी राज में अपराध और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे लोगों का इलाज भी योगी पीले पंजे से ही करते हैं। लिहाजा साधु संत ही नहीं बल्कि राम में आस्था रखने वाले, राम को पूजने वाले श्रद्धालु भी तमाम आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई भी राम भक्तों के साथ इस तरह का छल न कर सके। जैसा सब लोग को कार्रवाई होता है, जैसा घर द्वार ये सब तोड़ दिया जाए, तो उसी तरह ये लोग के साथ भी होना चाहिए। नहीं चला जाए, उनको बख्शा नहीं जाए। बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था। लिहाजा ट्रस्ट के अनुरोध पर योगी सरकार ने 13 जून को इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 15 जून को एसआईटी की टीम ने 8-10 कर्मचारियों से पूछताछ की। 8 दिन बाद यानी 23 जून को एसआईटी ने 20 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी और 25 जून को एफआईआर दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राम के नाम पर आप सख्त स्टेप लीजिए, पहल कीजिए, इन मगरमच्छों को तत्काल निकालने की कोशिश किया जाए और अयोध्या छोड़ने कहा जाए कि आप लोग अयोध्या छोड़ के बाहर चले जाइए। जो हमारे आराध्य के साथ छलावा करेगा, जो सनातन संस्कृति को धूमिल करेगा, जो सनातनियों के आस्था से खेलने का काम करेगा, उसे कदापि बख्शने वाली सरकार नहीं है। तो अयोध्या के संत महंत नहीं, पूरे अयोध्या नहीं, पूरे देश के राम भक्त चाहते हैं कि अगर चोरी किसी ने किया है उसको भोग जरूर होना चाहिए। इस मामले के सामने आने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। अन्य आरोपियों पर शिकंजा कसने की मांग उठ रही है। अब ये देखना होगा कि आखिर योगी चढ़ावा चोरों से वसूली कब और कैसे करते हैं, और सबसे अहम ये कि राम मंदिर का चढ़ावा चंपत करने वालों पर क्या बुलडोजर गरजेगा। अयोध्या से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंदा चोरों पर योगी के बुलडोजर स्ट्राइक का इंतजार है, लेकिन बंगाल में कट्टरपंथियों पर शुभेंदु अधिकारी एक ऐसी स्ट्राइक की तैयारी में है जिसके बारे में ममता बनर्जी सोच नहीं पाई थी। शुभेंदु अधिकारी अब वो करने जा रहे हैं जिसका विरोध ममता बनर्जी करती रही। बंगाल में यूसीसी लागू करने की तैयारी है। शुभेंदु अधिकारी के ऐलान भर से भाईजान टेंशन में आ गए हैं। एक साथ ही चलना चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक देश, एक फ्लैग, एक नेशनल थीम, सब कुछ एक ही होना चाहिए। ये जो नया आइन लागू होने जा रहा है वो मेरा मतलब तो वो ठीक नहीं होगा। अभी जो वक्त चल रहा है वो वक्त के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। ये देश जो है हर एक रिलीजन के लिए है, ये सिर्फ एक तरह के रिलीजन के लिए नहीं है। इसीलिए हर एक रिलीजन का अलग अलग रूल है जो पहले से तय किया हुआ है। बंगाल में कट्टरपंथियों पर शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ी स्ट्राइक करने की तैयारी में है। बंगाल में अब मौलाना मौलवी की दुकानें बंद होने वाली हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने जा रहे हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा।
शुभेंदु अधिकारी सोमवार यानी 29 जून को बंगाल विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करेंगे। यूसीसी बिल पेश होते ही बंगाल देश का चौथा राज्य बन जाएगा। इससे पहले यूसीसी उत्तराखंड, गुजरात और असम में पूरी तरह से लागू है। बंगाल में यूसीसी बिल के पास होने के बाद कट्टरपंथियों का धंधा चौपट हो जाएगा। एक से ज्यादा शादियों पर रोक लग जाएगी। बाल विवाह, 3 तलाक, हलाला, लिव इन रिलेशनशिप में मनमानी पर ब्रेक लग जाएगा। मियां भाई अब पहले की तरह एक तरफा तलाक नहीं दे पाएंगे। हलाला पर लगाम कस दी जाएगी। यूसीसी लागू करने से पहले हर एक रिलीजियस जो प्रीचर्स है इनसे बात करके इसका कार्रवाई करे। रूल्स एंड रेगुलेशन जो होता है ठीक है वो हम मान लेगा, इसलिए जो आपको नोटिफिकेशन निकलेगा, इसका ऑर्डर जो निकलेगा वो पीसफुल के लिए होना चाहिए। केंद्र सरकार व राज्य सरकार जो आइन होना चाहिए तो सब आदमी को लिए होना चाहिए। बंगाल में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूसीसी को लागू करने का वादा किया था। खुद पीएम मोदी ने 3 महीने के अंदर यूसीसी लागू करने की गारंटी दी थी, जिसे बीजेपी अब निभाने की तैयारी में है। मियां भाई के साथ साथ अब मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी भी इसके विरोध में उतर गई है। यूसीसी बिल अभी तक नहीं आया, देखने के बाद हम बोलेंगे। अभी तक हम वो यूसीसी बिल नहीं देखा है। अभी दिस इज द बिल this bill has been brought with a political vendetta, political vindictiveness. बंगाल में सरकार बदलते ही कट्टरपंथियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल से कट्टरपंथियों और घुसपैठियों की सफाई शुरू कर चुके हैं। प्रद्युत दास, जलपाईगुड़ी, जी मीडिया। योगी ने माफिया को मिट्टी में मिला दिया। योगी ने बमबाजों का इलाज कर दिया। योगी रीलबाजों से लगातार निपट रहे हैं। यानी अपराधी कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसकी मिसाल गोरखपुर और शामली में है। जो भी अपराधी होगा कोई भी बचने नहीं पाएगा। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं। हाथ पर AK-47 का टैटू, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर AK-47 वाली पोस्ट, सोशल मीडिया पर आईडी भी AK-47 नाम से बनाई। AK-47 गैंग, AK-47 महाकाल नाम से ग्रुप बनाए। खुद को दबंग दिखाने की भरपूर कोशिश की। आक्रामकता का प्रदर्शन करने का भरसक प्रयास किया। इसके लिए सोशल मीडिया पर आक्रामक पोस्ट, फोटो और मैसेज तक पोस्ट किए। इलाके में अपना भय और अराजक माहौल बनाना चाहते थे, लेकिन वही हुआ जो यूपी में हर अपराधी के साथ होता है। योगी फोर्स ने इन्हें हवालात में पहुंचा दिया। वो भी 1-2 नहीं, 13 आरोपी अब गोरखपुर की जेल में अपने कारनामों की सजा काट रहे हैं। 2 आरोपियों को पुलिस ने 23 जून को गिरफ्तार किया, तो 11 की गिरफ्तारी अगले दिन 24 जून को की गई। ये सभी युवक 18 से 30 साल के बीच की उम्र के बताए जा रहे हैं। आरोप है कि ये सभी सोशल मीडिया पर दबंगई वाले पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पे कुछ लड़कों द्वारा आक्रामक ग्रुप बनाकर शांति व्यवस्था भंग की जा रही थी। इसका संज्ञान लेते हुए सर्विलांस की मदद से हम लोगों ने चिन्हित लड़कों को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की गई तथा उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये युवक किस तरह के पोस्ट करते थे वो भी समझिए। आरोपियों ने एक फोटो शेयर करते हुए उस पर लिखा, हम तुमसे तब टकराएंगे बेटा जब तुम कहोगे मेरे मुकाबले का कोई नहीं। इसी पोस्ट में देखिए 5 लोग खड़े हैं। ये उन्हीं 13 में से हैं जो खुद को शूटर बताते थे, लेकिन योगी फोर्स ने इन सब की छुट्टी कर दी। इधर गोरखपुर में इन युवकों को यूपी पुलिस ने दबोचा, तो उधर शामली में 50,000 के इनामी मेहताब उर्फ बेचैन की सारी बेचैनी भी निकाल दी। स्ट्रेचर पर पड़े इसी बदमाश का नाम है मेहताब उर्फ बेचैन। ये 50,000 का इनामी था। इसका योगी फोर्स ने एनकाउंटर कर दिया। मेहताब पश्चिमी यूपी के कुख्यात अपराधी मुकीम काला गैंग का सदस्य था। इस पर 34 मुकदमे दर्ज थे। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में लूट के बाद से ये फरारी काट रहा था। पुलिस को इसकी लंबे वक्त से तलाश थी। कांधला थाना क्षेत्र में पुलिस की इससे मुठभेड़ हो गई और ये ढेर हो गया। AK-47 गैंग बनाने वाले युवक हों या फिर मेहताब जैसे लोग, योगी फोर्स की जीरो टॉलरेंस के तहत सबका इलाज बराबर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के गैंगस्टर का इलाज तो योगी फोर्स कर रही है, लेकिन विदेशी धरती पर एक्टिव भारतीय गैंगस्टर का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है।
अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक नए गैंगस्टर की एंट्री हुई जो लॉरेंस गैंग को चुनौती देने के लिए विदेश में भारतीय मूल के कारोबारी को टारगेट कर रहा है। पुर्तगाल में भारतीय मूल के व्यापारी की कार पर फायरिंग हुई जिसमें जिम्मेदारी नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर राहुल मीणा ने ली है। सवाल है कि क्या विदेश में भारतीय गैंगस्टर्स के बीच में वर्चस्व की नई जंग छिड़ने वाली है? लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, इन तीनों के बाद अब विदेशी धरती में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए गैंगस्टर की एंट्री हो गई है, जिसका नाम है गैंगस्टर राहुल आर.के. मीणा, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पैटर्न पर काम करता है। लॉरेंस गैंग का नेटवर्क कनाडा समेत कई देशों में फैला है, जो रंगदारी के लिए पहले धमकी देता है और फिर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश करता है। जैसे लॉरेंस के टारगेट पर भारतीय मूल के व्यापारी और उद्योगपति रहते हैं, वही राहुल मीणा के भी टारगेट है। पुर्तगाल में भारतीय मूल के कारोबारी हरपाल सिंह को निशाना बनाया गया। हमलावरों ने कार को टारगेट कर 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई, जिससे पुर्तगाल का सिंट्रा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इतना ही नहीं, एक घर पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे खिड़की के शीशे टूट कर चकनाचूर हो गए। पुर्तगाल के सिंट्रा में हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर राहुल आर.के. मीणा ने ली है, जिसका सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल हो रहा है। पोस्ट में धमकी देते हुए उसने लिखा है, इस बार वो बच गया, लेकिन अगली बार उसे नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो इसी तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। पोस्ट में सुनील मीणा गैंग का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा अमन साहू गैंग, नरेश अबोहर और अर्चित छापराना के नाम भी हैशटैग के साथ लिखे गए हैं। हालांकि वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं हुई है, मगर माना जा रहा है कि इन नामों के जरिए गैंगस्टर राहुल आर.के. मीणा लॉरेंस गैंग को अपने नेटवर्क के गठजोड़ का संदेश देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विदेशों में अभी तक फायरिंग की ऐसी वारदातों को लॉरेंस गैंग ही अंजाम देता था। इस बीच राहुल आर.के. मीणा गैंग के सरगना ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें वो अलग अलग आधुनिक हथियारों के साथ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, गैंग की ओर से कथित तौर पर ऑनलाइन भर्ती अभियान चलाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। यानी विदेश में एक्टिव भारतीय मूल के गैंगस्टरों के अलग अलग गैंग के बीच वॉर की शुरुआत हो चुकी है, खासकर लॉरेंस और मीणा गैंग के बीच। सूत्रों के मुताबिक राहुल आर.के. मीणा गैंग का संबंध झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के नेटवर्क से भी जोड़ा जा रहा है, जिसकी पिछले साल पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। फिलहाल जांच एजेंसियां इस संभावित गठजोड़ की भी पड़ताल कर रही हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए गैंगस्टर की एंट्री से सुरक्षा एजेंसियां अब चौकन्ना जरूर हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.